हाँ भाई। 3-4 दिन पढ़ा अभी तो। हाँ भाई, तो देखिए चैप्टर नंबर 2 आपका स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 के अंदर। यहां से आपकी यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होती है। यूनिट 3 में आपके चैप्टर नंबर 2, थर्ड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, ये 3 चैप्टर जो है आपके यूनिट नंबर 3 में है। ठीक है ना। इसमें से चैप्टर नंबर 2 अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज। चैप्टर नंबर 2 है आपका सरल रेखीय गति। हेडिंग डाल देंगे आप, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति में मतलब एक रेखा के अधीन गति पढ़नी है। उस केस में हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में गति करता है। किस केस में अपन स्टडी करेंगे? जब पार्टिकल एक रेखा में क्या करता है? गति करता है। अब एक रेखा में गति करता है तब अपन को अध्ययन करना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, सरल आवर्त गति। अब ये सारी चीजें आपने फिजिक्स में पढ़ी है, बस यहाँ पर अपन को न्यूमेरिकल करने। वहां तो थ्योरी ज्यादा पढ़ी थी, यहाँ न्यूमेरिकल पे ज्यादा जोर देंगे अपन। तो हेडिंग डालेंगे अपन सरल आवर्त गति, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM का मतलब क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिखने की स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखेंगे ताकि अपन का टाइम थोड़ा सा बचे। तो इसमें लिखेंगे जब कोई कण एक सरल रेखा में, जब कोई कण एक सरल रेखा में इस प्रकार गमन करे, जब कोई कण एक सरल रेखा में इस प्रकार गमन करे कि इसका त्वरण, जब कोई कण एक सरल रेखा में इस प्रकार गमन करे कि इसका त्वरण रेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से, रेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती हो, रेखा पर स्थित किसी बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती हो और सर्वदा उस बिंदु की ओर दिष्ट हो, और सर्वदा उस बिंदु की ओर दिष्ट हो, तो कण की गति को सरल आवर्त गति ब्रैकेट में SHM कहते हैं। तो कण की गति को सरल आवर्त गति ब्रैकेट में SHM कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखेंगे अपन। लाइन चेंज करके क्या लिखना है? स्थिर बिंदु गति का केंद्र या बल केंद्र कहलाता है। स्थिर बिंदु गति का केंद्र या बल केंद्र कहलाता है। जो स्थिर बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? गति का केंद्र या बल केंद्र। देखिए सरल आवर्त गति का मतलब आपने पढ़ा होगा, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है। घड़ी का पेंडुलम ऐसे 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 गति करता रहता है एक ही रास्ते पर। तो जब एक ही गति को कोई कण बार बार करे, एक ही गति को कोई कण बार बार करे, तो वह गति क्या कहलाती है? सरल आवर्त गति। मान लो कोई कण एक सरल रेखा में है यहां पर, तो मान लो पहले कण यूं जा रहा है, फिर कण यूं जा रहा है, ये ऐसे ऐसी गति करता रहे कौन, तो ये एक सरल रेखा में सरल आवर्त गति है। ये क्या है? एक सरल रेखा में आवर्त गति। बात समझ में आई? ठीक है। ये स्प्रिंग की है, स्प्रिंग के अंदर वो ऐसे 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 घूमती रहती है स्प्रिंग, है कि नहीं? तो ये जो गति है इस तरह की गतियों को हम लोग क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति कहते हैं। यहां पर सरल आवर्त गति को मैथमेटिकल फॉर्मेट में डिफाइन किया गया है। मैथमेटिकल फॉर्मेट में क्या, कैसे डिफाइन किया गया है? एक पार्टिकल एक सरल रेखा में गति कर रही है, कण है जो कहां गति कर रहा है? एक सरल रेखा में गति कर रहा है। यहां पर ये बिंदु O है, ये स्थिर बिंदु है बिंदु O। यहां पर ये कोई बिंदु कैपिटल A है और यहां पर कोई बिंदु A' है। ये बिंदु A इस तरह से है कि बिंदु A पर x बराबर A है। यहां पर x हम नाम दे रहे हैं कण की बिंदु O से दूरी को। स्मॉल x किसको नाम दे रहे हैं? स्मॉल x का मतलब है कण की या पॉइंट की बिंदु O से दूरी को।
तो यहाँ x बराबर a बोल रहे हैं, मतलब पॉइंट a की पॉइंट o से जो डिस्टेंस है, ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है? स्मॉल a के बराबर है। यहाँ पर a डैश पर ये a और a डैश दोनों o से बराबर दूरी पर हैं, तो a डैश पर x बराबर कितना हो जाता है? माइनस a हो जाता है। कितना हो जाता है? माइनस a। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक कण ऐसे 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 गति कर रहा है, मतलब इधर गया a तक, a से आगे नहीं गया, फिर वापस इधर आ गया a डैश तक, फिर वापस इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे ऐसे पार्टिकल जो है वो गति कर रहा है, ठीक है ना। और ये मोशन कहलाती है सरल आवर्त गति। अब इसमें क्या बोला है? इसमें ये बोला है कि जब कोई कण सरल रेखा में गति करे, जब कोई कण किसमें गति करे? सरल रेखा में गति करे, और इस प्रकार गति करे, जैसे मान लो किसी बिंदु, किसी समय स्मॉल टी पर कण बिंदु पी पर है, किसी समय स्मॉल टी पर हमने स्थिति देखी, स्मॉल टी समय पर कण कहां पर है? बिंदु पी पर, और बिंदु पी की जो ओ से डिस्टेंस है, बिंदु पी की ओ से डिस्टेंस किसके बराबर है? मान लीजिए x के बराबर। बिंदु की ओ से डिस्टेंस को हम x से डिनोट करते हैं। यहां पर यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है, तो यहां पर x बराबर a हो गया, ठीक है ना। जितनी डिस्टेंस पर है वो x का मान होगा। तो ये कह रहा है उस बिंदु पर कण का जो त्वरण है, बिंदु P पर जो कण का त्वरण है d2x अपॉन dt2, किसी भी बिंदु पर कण के त्वरण को यही बोलेंगे। बिंदु P की O से दूरी को जब हम x बोल रहे हैं, तो बिंदु P पर जो कण का त्वरण होगा, इसका जो एक्सीलरेशन होगा, उसको क्या बोलेंगे? d2x अपॉन dt2 होगा। ये समानुपाती हो, ये क्या होगा? समानुपाती होगा किसके? इस बिंदु की कण से, इस बिंदु की स्थिर बिंदु से दूरी के, स्थिर बिंदु से दूरी के क्या हो? समानुपाती। तो O से जो दूरी है x, इस x के क्या हो? समानुपाती। और सर्वदा उस बिंदु की ओर दृष्ट हो, मतलब ये जो त्वरण है ये हमेशा किसकी तरफ है? O की तरफ। मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है और त्वरण इधर है, तो x के घटने की दिशा में x के बढ़ने से विपरीत है, तो यहां पर जब इसको बराबर में बदलेंगे तो नियतांक लग जाएगा म्यू x, और O की तरफ है इसलिए क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। मतलब ये सरल आवर्त गति का क्या हो गया? समीकरण हो गया, ठीक है ना। अगर किसी भी कण की गति का समीकरण, यूं समझ लीजिए, अगर किसी भी कण की गति का समीकरण d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस म्यू एक्स है, तो उस कण की गति क्या है? सरल आवर्त गति है। अगर किसी भी पार्टिकल की जो गति है, किसी भी कण की जो गति है, अगर वो किस फॉर्मेट में है? d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस म्यू एक्स के फॉर्मेट में है, तो उस कण की गति क्या है? सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति का मतलब समझ में आया कि जब कोई कण एक सरल रेखा में इस प्रकार गति करे कि उसका जो त्वरण है, किसी बिंदु पर उसका जो त्वरण है वो स्थिर बिंदु से दूरी के समानुपाती हो और सर्वदा उस बिंदु की ओर दृष्ट हो, तो कण की गति क्या होती है? SHM होती है। ये जो स्थिर बिंदु है ये गति का केंद्र या बल केंद्र कहलाता है। जो पॉइंट O है, इस पॉइंट O को हम लोग क्या बोलेंगे? गति का केंद्र कहेंगे या बल केंद्र कहेंगे। बात समझ में आ गई? अब आप हेडिंग डालेंगे, सरल आवर्त गति के अंतर्गत एक कण की गति। हेडिंग डालेंगे, सरल आवर्त गति के अंतर्गत एक कण की गति। सरल आवर्त गति के अंतर्गत एक कण की गति, ये अपने को हेडिंग डालनी है। सरल आवर्त गति के अंतर्गत एक कण की गति, क्या हेडिंग डालनी है अपन को? सरल आवर्त गति के अंतर्गत एक कण की गति, ठीक है ना। और ये हेडिंग डाल करके चित्र बना दो, चित्र बना दो। केवल चित्र में आपको पता ही है कण कैसे कैसे गति कर रहा है, ऐसे ऐसे a और a डैश के बीच में। किसी समय हमने मान स्थिर बिंदु इसका O है, किसी समय पर उसकी पोजीशन मान लो कहां पर है? P पर है, और P की O से दूरी कितनी है? x है। बना लिया? अब इसमें लिखो, चित्र में दर्शाए अनुसार एक कण, इसमें लिखिएगा चित्र में दर्शाए अनुसार एक कण, चित्र में दर्शाए अनुसार एक कण रेखा a डैश o a
रेखा ए डैश ओ ए। चित्र में दर्शाए अनुसार एक कण रेखा ए डैश ओ ए पर, रेखा ए डैश ओ ए पर गतिमान है, तथा किसी समय स्मॉल टी पर, कण की स्थिति बिंदु P पर है, कण की स्थिति कहां पर है? बिंदु P पर है, जहां OP बराबर x, कितना है नीचे लिख देना, जहां OP, इस OP की लंबाई को हमने क्या माना है? x। किसी समय वो कहां पर है? बिंदु P पर है, और बिंदु P की पोजीशन क्या है? बिंदु P की O से डिस्टेंस क्या है? x के बराबर है, जहां OP बराबर कितना है? x है। OP की जो लंबाई है वो किसके बराबर है? x के बराबर है, जहां OP इक्वल टू x। लिख दिया। फिर लाइन चेंज करके लिखो, चूंकि कण का त्वरण x के समानुपाती है, तथा बिंदु की ओर है, बिंदु O की ओर है, अतः इसकी गति का समीकरण, तो इसकी गति का समीकरण क्या लिखेंगे इस कंडीशन में? d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस म्यू एक्स। ठीक है, इस तरह की भाषाएं अपने को सवाल में मिलेंगी, तो सवाल की भाषा से ये समीकरण बनाना अपने को आना चाहिए। समीकरण बनाना अगर अपन सीख जाएंगे तो अवकल समीकरण का इसमें खेल है। कंसेप्ट एक बार समझ लो, सेकंड चैप्टर में अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया ना एक बार कैसे कैसे खेलते हैं, तो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 बिल्कुल इजी लगेंगे। मतलब अब आगे जो भी डायनेमिक्स में पढ़ेंगे उन सबका बेस है चैप्टर नंबर 2 में, और ये चैप्टर नंबर 2 अगर अच्छे से आपको पकड़ में आ गया तो पूरा आपको बहुत अच्छे से मजा आएगा। और यहां पर अगर आपका कंसेप्ट वीक रह गया तो आगे पूरा परेशान होने वाले हो फिर आप। तो ये लिख दिया, मतलब कण की जो त्वरण है वो O से दूरी के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल टू x, और O की ओर है तो अपन ने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। अब मान लो मुझे यहां पर वेग निकालना है, बिंदु P पर क्या चाहिए मुझे? वेग, वेलोसिटी चाहिए। यहां पर देखो समीकरण तो ये हो गया, अब डिपेंड करता है हमको क्या क्या चीज चाहिए। अब इससे हम खेलेंगे कि हमें क्या क्या चीज चाहिए। मान लो हमें बिंदु P पर वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी और कब निकालनी? जब मुझे P की O से क्या पता है? डिस्टेंस पता है, x पता है। x पता होने पर B निकालना है, तो x पता होने पर B निकालना है, मतलब मुझे B में और x में क्या चाहिए? रिलेशन चाहिए। क्या चाहिए मुझे? B में और x में रिलेशन चाहिए। तो B और x में रिलेशन लाने के लिए ये जो समीकरण है, ये जो अवकल समीकरण अभी x में और t में है, मुझे इस समीकरण को B और x में बदलना है। तो B और x में बदलने के लिए त्वरण है ना d2x अपॉन dt2, इसको लिख सकते हैं हम b dv अपॉन dx। ये आपको पहले चैप्टर में समझाया था मैंने। त्वरण को कई तरह से लिख सकते हैं, त्वरण को हम d2x अपॉन dt2 लिख सकते हैं, त्वरण को हम dv अपॉन dt लिख सकते हैं, त्वरण को हम b dv अपॉन dx लिख सकते हैं। तो मैंने ये क्यों लिख लिया? अब इसमें देखो b आ रहा है और x आ रहा है, मतलब इस अवकल समीकरण को हल करने पर जो रिलेशन आएगा वो b में और x में आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं? x वाले पद एक तरफ और बाकी एक तरफ, तो ये हमने हो गया b db बराबर माइनस म्यू एक्स dx। ठीक है ना? पेन साथ के साथ चलाते रहो ताकि कॉपी में नोट भी होता रहे, बाद में अपना समय एक साथ लिखने नहीं देना पड़े। थोड़ा बहुत बचेगा तो मैं रुक जाऊंगा। ठीक है ना? तो b db बराबर कितना हो गया? माइनस म्यू एक्स dx हो गया। अब दोनों तरफ क्या कर सकते हैं अपन? इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इधर से क्या होगा? b का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? b स्क्वायर बाई 2। इधर से माइनस म्यू बाहर आ जाएगा, है कि नहीं? और x का इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, और प्लस हमने क्या मान लिया यहां पर? c मान लिया। क्या मान लिया? c। अब c तो हमने यहां तक मान लिया। अब यहां पर अपन को ये मानना है कि मान लो कर्ण ऐसे ऐसे गति कर रहा है, ऐसे ऐसे गति कर रहा है। अब ये बिंदु a से आगे नहीं गया। कहां से आगे नहीं गया? बिंदु a से।
मतलब बिंदु ए पर जाकर के ये क्षणिक विराम अवस्था में आ गया, कुछ क्षण के लिए क्या आ गया, विराम अवस्था में, तो आगे नहीं गया। और त्वरण हमेशा किधर है, ओ की तरफ, बल हमेशा किधर लग रहा है, ओ की तरफ, तो वो उसे किधर खींचना शुरू कर देता है, ओ की तरफ खींचना शुरू कर देता है। तो यहां पर लिखेंगे हम, माना कण बिंदु कैपिटल ए पर, माना कण बिंदु कैपिटल ए, बिंदु कैपिटल ए का मतलब है x बराबर a, बिंदु कैपिटल ए का मतलब क्या है, x बराबर a, क्योंकि बिंदु कैपिटल ए पर x का मान स्मॉल a है, बिंदु कैपिटल ए की o से जो दूरी है वो किसके बराबर है, a के बराबर है। तो माना कण बिंदु कैपिटल ए बोले तो x बराबर a पर क्षणिक विराम अवस्था में आता है, क्षणिक विराम अवस्था में आता है। अब बिंदु कैपिटल ए पर x बराबर a पर क्षणिक विराम अवस्था में आता है, अतः x बराबर a पर, इसका मतलब वेग का मान कितना है, 0 है, तो इसमें x का मान a लगा देंगे, वेग का मान 0 लगा देंगे, तो किसका मान आ जाएगा, c का मान आ जाएगा। तो इसमें b का मान 0 लगाया तो इधर 0 हो गया, अतः और ये हो जाएगा माइनस म्यू ए स्क्वायर बाई 2, एक्स का मान a लगा दिया, प्लस c, तो c बराबर कितना आ गया, म्यू ए स्क्वायर बाई 2 आ गया, c बराबर, इसको इधर ले आए तो c का मान कितना आ गया, म्यू ए स्क्वायर बाई 2, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो, अतः यह लिख देना समीकरण 1 से, ठीक है ना, ये आ गया अपने पास। अब c का मान समीकरण 1 में लिखने पर, यहां लिख देना c का मान समीकरण 1 में लिखने पर, यहां पे क्या लिख देंगे, c का मान समीकरण 1 में लिखने पर, c का मान यहां से इसमें लिखो, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर माइनस म्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c का मान कितना लिख देंगे, म्यू ए स्क्वायर वाई 2। अब बटे 2 सब में से हटा दो, सबको 2 से क्या कर दो, गुणा, सबको 2 से गुणा कर देंगे तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस म्यू ए स्क्वायर, और इधर से म्यू क्या आ जाएगा, कॉमन, तो बी स्क्वायर बराबर आ गया म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एक गजब का रिलेशन बनाए, ये हमारे बहुत काम आएगा। अब इसमें बिंदु पी ओ से कितनी दूरी पर है, उस x का मान लगा दो, तो x का मान लगा देंगे तो किसका मान आ जाएगा, b का मान आ जाएगा, आ जाएगा नहीं जाएगा। तो किसी भी बिंदु p पर कण का वेग निकालने का सूत्र है ये, ठीक है ना, फटाफट से इसको नोट करिए जल्दी से। लिख दिया, हाँ भाई समझ में आ गई बात, यहां तक लिख लिया सब लोगों ने। तो ये अपन को देखो, ये हमने क्यों लाए, अब ये जो चीज है ना, ये चीज हमको रटने की जरूरत नहीं है, ये हमारे समझने की चीज है कि हमें मान लो वेग चाहिए, और वेग का मान किसके रूप में चाहिए, डिस्टेंस के रूप में चाहिए। तो वेग का मान डिस्टेंस के रूप में चाहिए तो अवकल समीकरण को वेग में और डिस्टेंस में बना लेंगे, बी और एक्स में अवकल समीकरण को बना लेंगे, ठीक है ना, और उसको सॉल्व कर लेंगे तो बी स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास ये। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अब इसको तो बाकी चीजों को तो मैं रफ कर देता हूं, आपने सारी चीज नोट कर ली है, ये हमारे पास में आ गया। एक ये चीज हमें पता होनी चाहिए बस यहां से कि b में और x में रिलेशन क्या आ गया हमारे पास, बी स्क्वायर बराबर म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके बाद में ध्यान दें, मान लीजिए मुझे x में और t में रिलेशन चाहिए, x में और क्या चाहिए, t में, इतने समय बाद कण कितनी दूरी पर होगा, समय दे दे मुझे और दूरी निकालनी पड़े, तो x में और t में क्या चाहिए, दूरी चाहिए। अब x में और t में रिलेशन लाने के लिए हमको b बराबर क्या लिख देंगे, dx अपॉन dt। b का मतलब क्या होता है, dx अपॉन dt। अगर b का मान dx अपॉन dt लिख दें तो ये अवकल समीकरण x में और t में बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, बन जाएगी। अब इसमें दो केस बनाएंगे अपन, एक तो है कि कण ने मान लो गति प्रारंभ करी हो a से, अब कण दो जगह से गति प्रारंभ कर सकता है, a से या o से। a से गति प्रारंभ करके और इधर की तरफ चले, एक स्थिति तो ये है, और एक स्थिति ये है कि o से गति प्रारंभ करके इधर की तरफ चले।
तो पहला केस अपन यहां पर स्टडी कर रहे हैं इसमें, केस फर्स्ट, यदि कण ए से गति प्रारंभ करके ओ की तरफ चले। तो केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे आप, यदि कण ए से गति प्रारंभ करके ओ की ओर चले, ठीक है ना। और इसके नीचे एक लाइन अपन यहां लिख देंगे, बी बराबर अगर निकालेंगे बी स्क्वायर से, तो बी बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस रूट में म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। बी स्क्वायर बराबर म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर इससे बी बराबर लिखोगे तो बी बराबर क्या आएगा आपके पास, अंडर रूट लेंगे इसका तो प्लस माइनस लगेगा, प्लस माइनस म्यू और प्लस माइनस अंडर रूट में म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और बी का मतलब क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी। अब बताओ ए से ओ की तरफ आओगे तो एक्स का मान बढ़ेगा या घटेगा? अगर पार्टिकल ए से ओ की तरफ आएगा तो एक्स का मान बढ़ेगा क्या घटेगा? घटेगा, क्योंकि एक्स जो है वो ओ से दूरी को व्यक्त कर रहा है। तो x का मान घटेगा तो dx अपॉन dt जो b का मतलब क्या होता है, dx अपॉन dt। dx अपॉन dt की वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने वर्धमान आसमान पढ़े 12वीं क्लास में, अगर कोई फंक्शन घटता है तो उसका अवकलन नेगेटिव होता है, और अगर कोई फलन बढ़ता है तो उसका अवकलन पॉजिटिव होता है। तो x घट रहा है तो x का अवकलन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो इस केस में, इस वाले केस में चले तो dx अपॉन dt बराबर जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा माइनस अंडर रूट म्यू और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यूं लिख सकते हैं। म्यू के ऊपर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर, दोनों के ऊपर रूट अलग अलग लगा दिया। तो इस कंडीशन में इसको बोलेंगे dx अपॉन dt बराबर माइनस रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब dx अपॉन dt बराबर माइनस रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास हो गया। अब इस अवकल समीकरण को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करते हैं, चरों के पृथक्करण से। x वाले मान एक तरफ, t वाले मान एक तरफ, तो इधर जो x का पद है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उसको इधर ले आते हैं, ठीक है ना। सारे पदों को इधर ले आए अपन, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन रूट म्यू 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इधर क्या बचेगा हमारे पास dt। दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। अब इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो देखो 1 अपॉन रूट म्यू को बाहर निकाल दें और माइनस 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है ना। देखो प्लस का होता है 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और माइनस 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। हम चाहें तो माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए भी लिख सकते हैं कि माइनस को बाहर निकाल दें और 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या कर दें, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लेकिन यहां पर अपन फॉर्मूला बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन चीजों को बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर ये ध्यान रखना है कि माइनस 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपको क्या लिखना है, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए लिखना है। और बराबर में कुछ भी नहीं है तो यहां क्या मानेंगे, 1, और 1 का समाकलन क्या हो जाएगा t, और प्लस क्या मान लेंगे अब c1, क्या मान लेंगे c1। अब देखो जहां से वो गति प्रारंभ करता है, जिस जगह से वो गति प्रारंभ करता है वहां पर t बराबर 0 होता है। जहां से वो गति प्रारंभ करता है वहां पर t बराबर 0, समय लगा ही नहीं। तो t बराबर 0 पर कितना है, t बराबर 0 पर कहां था वो, a पर था, कैपिटल ए पर था, क्योंकि कैपिटल ए से उसने गति प्रारंभ करी है। और कैपिटल ए पर x बराबर कितना है, a है। तो यहां मुझे पता है कि t बराबर 0 पर x बराबर स्मॉल a है। t बराबर 0 पर x बराबर कितना है, a। अब t बराबर 0 पर x बराबर a है तो इसमें t का मान 0 लगा दो और x का मान 1 लगा दो। तो x का मान अगर a लगाएंगे तो cos इनवर्स 1 बनेगा, और cos इनवर्स 1 का मान कितना हो जाएगा, 0। इधर t का मान 0 प्लस c1, तो यहां से c1 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और c1 का मान 0 लगा देंगे तो 0 हो गया, रूट म्यू को इधर ले जाएंगे तो cos इनवर्स x बटे a बराबर हो जाएगा रूट म्यू t। रूट म्यू इधर आ गया, रूट म्यू t। c का मान, c1 का मान 0 हो गया।
तो x बटे a बराबर कितना हो जाएगा, इससे x बटे a बराबर हो जाएगा cos रूट म्यू टी, ठीक है ना। और x बटे a बराबर cos रूट म्यू टी हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा a cos रूट म्यू टी। ये x में और t में क्या आ गया, रिलेशन। और इसमें अपन यू तीर लगा देंगे। यू तीर का मतलब क्या है कि इधर की तरफ आ रहा है, a से किधर की तरफ आ रहा है, o की तरफ। अगर कण a से o की तरफ आए तो x में और t में जो समीकरण काम करेगा, x में और t में जो रिलेशन काम करेगा, वो x में और t में रिलेशन क्या होगा, x बराबर a cos रूट म्यू टी होगा। यहां तक पहुंचे, जल्दी से फटाफट से इसको लिखें, फिर आगे की तरफ अपन बात करेंगे। उस कंडीशन में dx अपॉन dt बराबर x बराबर ये आएगा। अगर कण a से o की तरफ चले तो x बराबर कितना होगा, a cos रूट म्यू टी। लिख लिए सबने, यहां तक हो गया। अब केस सेकंड, ये तो पहला केस था जब a से o की तरफ आए। अब अपन करेंगे कण o से गति प्रारंभ कर दे। कहां से गति प्रारंभ करे, o से, और किसकी तरफ चले, a की तरफ चले, तो क्या चेंज आएगा। अब o से a की तरफ इधर चले तो x बढ़ेगा, o से a की तरफ चलेगा तो x का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो x का मान बढ़ेगा तो यहां जो dx अपॉन dt था, b का मान जो था, उसमें प्लस माइनस में से यहां क्या आएगा, प्लस लेना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में फर्क इतना सा है कि dx अपॉन dt बराबर प्लस में रूट म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तरीका वही है, बस यहां पर प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तब इसका इंटीग्रेशन जो है कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स आ जाएगा। अब अपन को t बराबर 0 पर कहां था, वो o पर। अब o पर x बराबर क्या होगा, 0। o पर x बराबर, x का मान क्या है, x का मतलब है बिंदु की o से दूरी। जब o पर है तो o की o से दूरी कितनी होगी, 0। o से उसने गति प्रारंभ करी है, तो t बराबर 0 पर वो o पर है कि नहीं। और o पर o की o से दूरी कितनी होगी, 0। तो यहां पर x बराबर 0 हो गया। तो t बराबर 0 पर x बराबर 0। अब इसमें t बराबर 0 पर x बराबर 0 आ गया, ठीक है ना। तो अब इसमें ये मान लगाएंगे t बराबर 0, t का मान 0, x का मान 0, तो c1 का मान क्या आ जाएगा, 0। c1 का मान क्या आ जाएगा, 0। और यहां से फिर रूट म्यू को इधर ले गए तो यहां से समीकरण बनेगी x बराबर रूट म्यू a साइन रूट म्यू, a साइन रूट म्यू टी। ये रिलेशन आ जाएगा x में और t में। और इसमें तीर लगा देंगे यूं कि o से a की तरफ जाएगा। अगर कण o से a की तरफ जाएगा तो x में और t में रिलेशन ये होगा, और a से o की तरफ आएगा तो x में और t में रिलेशन ये होगा। ये हमें रटने नहीं है, इस मेन तो ये तीनों चीज तो याद होनी भी चाहिए, और ये प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए। प्रोसेस हमारे हर सवाल में काम आएगी। हर सवाल में यही प्रोसेस करेंगे अपन हर क्वेश्चन के अंदर। तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। यहां तक लिख दो आप बातों को, क्या क्या बातें अपन ने यहां पर लिखी है। हाँ जी, अब देखिए इसके बाद में हेडिंग डालेंगे अपन सरल आवर्त गति की प्रकृति, नेचर ऑफ एसएचएम। इसके बाद में हेडिंग क्या डालनी है आपको, सरल आवर्त गति की प्रकृति, नेचर ऑफ एसएचएम। इसको केवल समझेंगे आप, इसको आप अपने हिसाब से खुद से लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है अभी। तो मैं आपको ये टॉपिक समझा देता हूं, लिखना आपको है, ठीक है ना। इतना सा तो कर लोगे, ठीक है ना। अभी हमने समझा, ये अपने पास पूरी एसएचएम है। इसमें क्या क्या चीज अपन ने याद करी कि इसकी गति का समीकरण ये होता है, बी में और एक्स में रिलेशन क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर हमने पढ़ा ए कॉस रूट म्यू टी इधर से आने के लिए, और एक्स बराबर हमने पढ़ा ए साइन रूट म्यू टी इधर जाने के लिए, ठीक है ना। अब इसमें हम देखेंगे ये सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी, तो हम कहेंगे कि कण का वेग त्वरण जो है F बराबर
F बराबर ये त्वरण का मान है, d2x अपॉन dt2 किसका मान है? त्वरण का। F बराबर माइनस म्यू एक्स। तो त्वरण का मान अधिकतम, परिमाण में अधिकतम कब होगा? जैसे जैसे x का मान इधर बढ़ेंगे, जैसे जैसे कण O से A की तरफ जाएगा तो उसका त्वरण बढ़ेगा परिमाण में, क्योंकि म्यू A का मान बढ़ेगा। वो अलग है, त्वरण तो हमेशा रहेगा तो किधर की तरफ? O की तरफ। केवल परिमाण की बात करें तो जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका परिमाण बढ़ेगा। चिन्ह को नहीं देखें तो त्वरण का मान अधिकतम कहां पर होगा? बिंदु A पर होगा। बिंदु A पर त्वरण क्या होगा? अधिकतम। और त्वरण सबसे कम कहां पर होगा? जब x का मान सबसे कम होगा। और x का मान सबसे कम कहां पर है? O पर, 0 है क्या नहीं? तो O पर त्वरण कितना होगा? 0, जो कि निम्नतम त्वरण है। बिंदु A पर त्वरण क्या होगा? अधिकतम होगा। तो किताब में देखो सबसे पहले इसने लिखा हुआ है F बराबर लिखा है, B बराबर लिख दिया, बेग B बराबर, फिर बोल रहा है बिंदु कैपिटल A x बराबर A पर त्वरण कितना हो जाएगा? F बराबर माइनस म्यू A, जो परिमाण में अधिकतम है और किसकी दिशा में है? O की दिशा में है। और बिंदु A पर बेग का मान कितना होगा? बिंदु A पर बेग अगर निकालें, ये B और x में रिलेशन है, बिंदु A पर बेग चाहिए तो इस रिलेशन में x का मान कितना लगा देंगे? A लगा देंगे। इसमें x का मान A लगा देंगे तो B का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो बिंदु A पर त्वरण क्या है? अधिकतम। किसकी तरफ? O की तरफ। और बिंदु A पर बेग क्या है? 0। तो बिंदु A से कण अपनी गति को वापस किसकी तरफ शुरू कर देता है? O की तरफ शुरू कर देता है। तो बिंदु A पर, और ठीक है ना, तो ये, और बिंदु O पर जो है, बिंदु O पर क्या है? यहां पर तो क्या है? त्वरण अधिकतम, बेग 0। यहां पर त्वरण 0 और बेग का मान आएगा म्यू ए। x का मान 0 लगा देंगे, x का मान क्या लगा देंगे? 0। तो b स्क्वायर बराबर म्यू ए स्क्वायर, b बराबर आ जाएगा रूट म्यू ए। मतलब b पर बेग जो है वो अधिकतम होगा। बेग का मान अधिकतम कब होगा? जब x का मान न्यूनतम होगा। जितना कम घटाएंगे उतना ज्यादा मान आता है। किसी भी माइनस वाला मान जितना कम होता है टोटल वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। तो x का मान कम से कम लगाने पर b का मान मैक्सिमम आएगा। तो x का मान कम से कम 0, तो बेग का मान मैक्सिमम होगा O पर। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, किताब में पढ़ो, पूरी थ्योरी इसमें अच्छे से लिखी हुई है। अतः हम देखते हैं कि कण A से O की तरफ शून्य बेग एवं म्यू ए त्वरण से अपनी गति प्रारंभ करता है। कण ने अपनी गति कहां से प्रारंभ करी? A से। अब कैसे कैसे वो गति कर रहा है वो देखें। अपन ने लिख दिया बिंदु A पर त्वरण कितना है, बिंदु A पर बेग कितना है, बिंदु O पर त्वरण कितना है, बिंदु O पर बेग कितना है, ये निकाल दोगे आप लोग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर हम क्या लिखेंगे? अतः कण बिंदु A से शून्य बेग से और अधिकतम त्वरण से गति प्रारंभ करता है। करता है कि नहीं करता है? यस और नो? बिंदु A पर बेग का मान 0 है, त्वरण का मान अधिकतम है। तो अधिकतम त्वरण से और शून्य वेग से किसकी तरफ गति प्रारंभ करता है? O की तरफ। अब जैसे ये A से O की तरफ आएगा तो वैसे वैसे x का मान घटेगा, और x का मान घटेगा तो वेग का मान बढ़ेगा। तो जैसे जैसे कण बिंदु A से बिंदु O की तरफ बढ़ता है तो धीरे धीरे इसका वेग बढ़ता जाता है, धीरे धीरे इसका वेग बढ़ता जाएगा। और इधर आएगा तो x का मान कम होगा तो त्वरण का मान घटता जाएगा। तो धीरे धीरे इसका वेग बढ़ता जाता है और त्वरण कम होता जाता है कि नहीं? और O पर पहुंचते ही, जैसे वो O पर पहुंचता है तो त्वरण 0 हो जाता है और वेग अधिकतम हो जाता है। तो त्वरण 0 हो जाता है और वेग अधिकतम हो जाता है। इस वेग के कारण, अब यहां पर वेग है तो वेग के कारण कण यहां पर रुकेगा नहीं तो वो इससे आगे बढ़ जाएगा। तो इस वेग के कारण कण बिंदु O को पार कर जाएगा, और बिंदु O को जब पार करेगा तो O को छोड़ते ही इसमें दूरी के समानुपाती O की दिशा में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। जैसे वो O से आगे निकलेगा तो दूरी के समानुपाती किसकी तरफ? O की तरफ त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो इस O को छोड़ते ही इसमें दूरी के समानुपाती O की दिशा में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। फलतः इस ऋणात्मक त्वरण के कारण, इस ऋणात्मक, अब त्वरण इधर की तरफ है, बल किधर लग रहा है? इधर। आदमी इधर जा रहा है, कोई रस्सी से पकड़कर उधर खींच रहा है तो उसका वेग क्या होगा? कम होगा। तो इस ऋणात्मक त्वरण के कारण इसका वेग कम होने लगेगा। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वेग कम होने लगेगा, और कम होने लगेगा तो A डैश पर जाकर इसका वेग 0 हो जाएगा और त्वरण अधिकतम हो जाएगा। और फिर वापस ये O की तरफ गति प्रारंभ कर देगा, और फिर
इसकी गति वैसी ही होगी जैसे ए से ओ की तरफ थी, वैसे ही वो ए डैश से ए की तरफ गति करता रहेगा। इस प्रकार कण की गति ए से ए डैश और ए डैश से ए दोलायमान होती रहती है, सरल आवर्त गति होती रहती है। ठीक है, इस तरह से आपको ये यहां तक लिखना है। इसको एक बार पढ़ लीजिए फटाफट से, कोई दिक्कत होगी तो समझा देंगे। तो इस तरह से ये चीजें आपको कॉपी में नोट करनी है, इनको आराम से आप लोग लिख सकते हैं। तो सरल आवर्त गति की आपसे प्रकृति पूछे कि सरल आवर्त गति की प्रकृति समझाइए, तो ये पूरी थ्योरी आपको उसमें समझानी है। ठीक है ना, कल अपन इसमें आगे करेंगे सरल आवर्त गति का आवर्तकाल, इसके आयाम, उनके सारे सूत्रों को कल की क्लास में अपन लोग बनाएंगे। ठीक है, तो यहां तक की चीजों को अच्छे से आप लोग पढ़ करके आइएगा, फिर आगे की चीजों को अपन करेंगे कल की क्लास के अंतर्गत। ठीक है, थैंक यू।